ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है. लेट्स स्टार्ट योर क्लास. ऑसिलेशन का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5. एज आई टोल्ड यू कि हम लास्ट लेक्चर पे आ चुके होंगे. एंड इट इज बेसिकली अ PYQ सेक्शन. तो अब तक आपने जो भी देखा आज उसको हम अप्लाई करेंगे. बीच में भी अप्लाई किया था. इट्स 2012 2023. कुछ बच्चे अभी भी आए हैं बिकॉज दे फील कि यही टाइम है आने का. दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट, मच अप्रिशिएटेड. तुम बताना. चलिए. So, why are we doing these PYQ section? क्यों PYQs पे इतना जोर दिया जाता है? तो I write few things over here. As you can see कि PYQ आपको insight देते हैं उस एग्जाम की जिसको आप तैयारी कर रहे हो. भाई मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, तुम किसी एग्जाम में बैठे हो, तुम्हें खाली वो पेपर का फ्रंट भी पहचानने में आ रहा है ना, तो भी तुमको कॉन्फिडेंस आता है. बिल्कुल ब्लाइंडली तुम्हें जाके बिठा दो ना, तो बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, क्या क्या नहीं लिखा होगा. खाली उतनी सी चीज में इंसान का कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हो जाता है. तो आप जितना अपने पेपर को पहचान लोगे, जितना उससे इंटरेक्शन कर लोगे, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टेक दैट एग्जाम. ओके. एंड द पर्पस इज कि भाई मैंने बोला कि आप यही टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं. अभी प्रीवियस ईयर दिया गया, ऐसा तो नहीं है कि इस बार आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो ऐसे मचा दीजिए, ऐसा थोड़ी करेंगे कोई. तो हम जो चैप्टर कर रहे हैं इंक्लूडिंग द वेव्स एंड दिस चैप्टर, इट इज 4% व्हेन इट कम्स टू वेटेज. तकरीबन 7 क्वेश्चन देखे गए हैं पिछले 5 सालों में, पर हम पीवाईक्यूज और भी आगे की भी करेंगे. डू यू रिमेम्बर? ये वाला स्लाइड तो बेटा आपको ही भरवाना है. ऑसिलेशन के बारे में जितना आपके मस्तिष्क में बातें आ रही हैं बता दीजिए. मैं पूछती हूँ, ठीक है? जो भी पॉइंट रैंडम कुछ भी पॉइंट बताना, ठीक है? मुझे कोई सीक्वेंस का इतना दिक्कत नहीं है. मैं पूछूंगी, वही बच्चा बताएगा. रुको रुको, इकरा आप बताओगे. अगर आपको नहीं बताना है तो आप जब भी बोल दोगे मैं मतलब नेक्स्ट, ठीक है? तो टाइम वेस्ट नहीं करना. इकरा आप बताओगे या नहीं? जिस मैसेज और डू समथिंग. ईशा. हर बच्चा अपने लिए एक या 2 पॉइंट तैयार रखे. ज्योति. ज्योति गर्ग. मैम पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ा था सबसे पहले. वेरी गुड. क्या पढ़ा था ज्योति पीरियोडिक मोशन के बारे में? मैम जो मोशन है अपने आप को एक इंटरवल के बाद रिपीट करता है. वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही पढ़ा आपने. वॉइस कम आ रही है, ये पॉसिबल नहीं है. मैं अपने पड़ोसियों को उठा दूं ऐसा बात से. सो बिल्कुल आपने सही बोला. मोशन रिपीट्स इटसेल्फ after a fixed interval of time, and that fixed interval of time is known as, बोलो क्या बोलते हैं इसको? टाइम पीरियड. यस, ठीक है. देन आने आप बताओगे. इसके आगे कुछ और बताना हो तो. अरे मार्वल स्टूडियो से कौन आया है? आई एम ग्रूट. But I like that character. Yeah, I got it. Okay, एहसान आप बताओगे. यस मैम. मैम हाँ उसके जी बाद बताओ. हमने पढ़ा था ऑसिलेटरी मोशन, या उसको हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं. टू एंड वेरी फ्रो ऑफ नाइस. मोशन. टू इसमें था टू एंड फ्रो ऑफ मोशन उसके मीन पोजीशन से, उसी को मतलब हार्मोनिक मोशन कहते हैं. हम्म. इसके दो पढ़े थे टाइप. सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था और हायर ऑर्डर ऑफ मतलब ऑसिलेशन मोशन पढ़ा था हमने. हम्म. वेरी गुड एहसान. एवरी, हाँ मैम तनिष्का ये भी था ना. आप. एवरी हाँ एवरी लास्ट पॉइंट. हाँ हाँ, एवरी ऑसिलेशन बोलो बोलो. मोशन जो पीरियोडिक हो सकता है, पर सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकते. वेरी नाइस. यस मैम. तनिष्का, डू यू वांट टू ऐड समथिंग इन एसएचएम? मैम हमने इक्वेशन ऑफ एसएचएम पढ़ी थी. यस, क्या थी? वो थी टी साइन नहीं साइन ओमेगा.
टी स्क्वायर इक्वेशन थी d2x by dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0 और इसके सॉल्यूशंस थे जो आप बोल रहे हो। अच्छा ए साइन ओमेगा टी प्लस हम एक जर्नल ले लेते हैं क्योंकि हमने जर्नल वाला भी डिस्कस किया था कि कहीं से भी शुरू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वी विल गो विद दिस एक्सप्रेशन। मैम इसकी इस- कुछ कंडीशंस भी थी। बताइए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होनी चाहिए और इक्वेशन ऑफ एसएचएम सेटिस्फाई होनी चाहिए, वेरी गुड। और जो पार्टिकल है उसका जो मोशन है वो ऑसिलेटरी होना चाहिए। यस, मैम और वो oscillatory पहचानेंगे कि slow motion ऑसिलेटरी है कि नहीं, इस तरीके से नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। और मैम x मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, मीन पोजीशन। वेरी नाइस। नूर, आप कुछ बताना चाहोगे? नूर है क्या क्लास में? यस मैम। हाँ, तो आप उसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? आप आंसर ना भी दे सकते हो। वेरी गुड। कोमल, आप बताना चाहोगे? एक मिनट। हमने डायनेमिक्स ऑफ एसएचएम पढ़ा था, जिसमें पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के साथ में हमने एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के रिलेशंस देखे थे और काइनेटिक एनर्जी देखी थी। वेरी नाइस, वेरी मीन गुड। पोजीशन की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सीलरेशन मिनिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होती है और एक्सीलरेशन मैक्सिमम होती है। एक्सीलरेशन की ओमेगा स्क्वायर ए होती है। वेरी गुड। और एक छोटा सा हमने ग्राफ भी देखा था एनर्जी वाला। यस मैम। यस मैम। देखो ये चीज है ना, मैं बहुत क्लीन नहीं लिख रही क्योंकि ये चीजें सिर्फ रिवीजन है, आपको पता है। एक सीधी कटोरी और एक उल्टी कटोरी। हाँ, और मैम हमने ना कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ा था जिसके अंदर हमने सीरीज और पैरेलल पढ़ा था। उसके अंदर सीरीज में था 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2, और पैरेलल में था k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2। सीरीज के अंदर फोर्स सेम रहता है और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है, और पैरेलल में इसका अपोजिट हो जाता है। वेरी गुड, ठीक है। मैम वेरिएशन ऑफ जी भी देखा था सिंपल पेंडुलम में। ओके, t is equals to 2 pi under root L by G, और वेरिएशन मिलेगा था। वेरी गुड। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एक बार मैं आपको थोड़ा सा और फिर से क्लियर कर देती हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग आप सीरीज कॉम्बिनेशन देख सकते हो, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की एक पहचान बताती हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा स्प्रिंग का, जैसे दो स्प्रिंग इन्वॉल्व होंगी, उनमें से एक स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड एंड से कनेक्टेड होगा और दोनों ही स्प्रिंग का कोई ना कोई एक एंड आपस में कनेक्ट होगा, दूसरी स्प्रिंग का एक एंड मास से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो जहां आपको दो स्प्रिंग के बीच एक कॉमन कनेक्शन मिले तो दैट इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, एक मिनट, कोई बच्चा आया है कोई तो आया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, ऐसा कुछ होता है हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जो स्प्रिंग्स होंगी उनके दोनों एंड्स फिक्स्ड एंड और मास से ही कनेक्टेड होंगे, कोई भी एंड आपस में कनेक्ट नहीं करेगा। इज दैट ओके? मैम हाँ जी, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। अब हो गई, ओके, ठीक है। तो और उसने अभी अभी उसकी नोटिफिकेशन आई थी, जब नोटिफिकेशन आएगी तभी तो ज्वाइन करेगी। चलिए, नाउ ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि कई बार ना आपको जो फिगर दिखाई जाएगी ना उससे आपको पहचानना पड़ेगा सीरीज पैरेलल, इतना सिंपल निकल कर नहीं आने वाला, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। मैंने आपको बताया था व्हेन इट कम्स टू पैरेलल कॉम्बिनेशन तो डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, राइट।
हो सकता है कि आपने जो फोर्स लगाई है वो आपने F इधर लगाई हो तो F1 इधर गई, F2 इधर गई, तो आप ऐसा बोल सकते हो F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। अगर सोचो पूरे सिस्टम को हटा के मैं एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग लगा दूं, मैंने कहा कि लो भाई ये एक स्प्रिंग ऐसी है जो F फोर्स लगाने पे उतना ही डिस्प्लेसमेंट करेगी जितना तुम्हारी ये दोनों स्प्रिंग्स मिलकर कर रही हैं, ठीक है, तो आप कहोगे कि ये इक्विवेलेंट है। यहाँ पे आप रख दीजिएगा माइनस के इक्विवेलेंट x इज इक्वल्स टू माइनस k1 x प्लस माइनस k2 x, माइनस माइनस मतलब x वगैरह कॉमन ले लीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा k1 प्लस k2, राइट। यहाँ से आपको k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मिला k1 प्लस k2। तो जो लास्ट क्लास हमने बोला था हमने आपको आज सबूत दे दिया, हमें लगा कि कहीं आप विश्वास ना करें तो डाउट, समझे? यस मैम। एक बार नहीं बोला कि मैम वी बिलीव यू, मैम वी कर दी? बिलीव यू। मैम आप हम पे ट्रस्ट नहीं करते ना कि हम आप पे भरोसा करते हैं। That's nice, nice play of the words, but that is my job to do. ठीक है, when it comes to series combination, I told you कि फोर्स दोनों पे सेम जाएगी। ये भले डिस्प्लेसमेंट x1 करे, ये x2 करे, इसका k1 k2 हो, है ना, आप कहोगे एक इक्विवेलेंट सिस्टम लाके रख दोगे कि ये वाली स्प्रिंग इस मास पर F फोर्स लगाने पे x डिस्प्लेस कर रही होगी, इसका k इक्विवेलेंट आप बोल दो। तो सिंस दीज फोर्सेस आर सेम, तो बेसिकली आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना कि x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। भाई इक्विवेलेंट है तो यही तो सेंस होगा कि नेट डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, राइट, ऑफ द सेम ब्लॉक व्हाइल अप्लाइंग द सेम फोर्स। तो आपको पता है F इज इक्वल्स टू माइनस kx होता है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू माइनस F अपॉन k1 माइनस F अपॉन k2 माइनस F आप कॉमन लेके हटा देंगे, आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा 1 by k1 plus 1 by k2। That's why I gave you this expression in last class. Is that fine? यस मैम। And I'm so sorry for the bad handwriting, but I guess it flow में गई। अच्छा, like मेरी ओरिजिनल वाली से, ओरिजिनल वाली आपको ज्यादा अच्छी लगती है फिर अगर आपने इसे अच्छा बोला है। मैम ये सही लग रही है। Yeah, that's cool. वरना मुझे डर लग गया था। कटिंग ऑफ स्प्रिंग पे आते हैं। कटिंग ऑफ स्प्रिंग इज दिस, मेरे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग 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 स्प्रिंग, ज्यादा लंबी हो गई, ठीक है। सो आई हैव दिस स्प्रिंग, इसकी लेंथ L है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। मेरे पास था फ्री टाइम, मैंने कहा काट दो स्प्रिंग, है ना, फ्री टाइम में मैं तो कहते हैं चीजें जलाते हैं, काट देते हैं, नहीं करते आप लोग? तो मैम मम्मी है ना क्योंकि घर में। अच्छी बात है, मैं ऊपर से क्लास लेती हूँ जहाँ पे मम्मी मेरी नहीं होती है इस टाइम, तो वो नहीं जान पाएगी कि मैं जलाती और काटती हूँ चीजों को। तो क्या मेरी मम्मी कभी मुझे किचन में खड़ा करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कागज ना जला हो। चलिए, तो मैंने क्या करा, इस स्प्रिंग को कई सारे पार्ट्स में कट कर दिया। एक सेकेंड, आई टेक योर डाउट्स। ऐसे सोचो, I have cutted this string into n parts of equal length, because again हमारे पास टाइम है, ठीक है, तो हम ये वाली कंडीशन मान के चलेंगे कि हम इक्वल पार्ट्स में ही कट मार रहे हैं, स्केल जो जरूरी है। तो अब एक बात बताओ, हर एक पार्ट का जो लेंथ है वो L/n नहीं हो जाएगा? यस मैम। यस। अब आप एक चीज हमेशा दिमाग में याद रखना कि K is the spring constant, L is the length of the spring, it is constant for a spring, ठीक है, which means K is inversely proportional to the length, and on the basis of this fact you can tell me कि मैम it is going to be n times of the spring constant। हर एक स्प्रिंग का स्टिफनेस बढ़ जाएगी, और बड़ी इमेजिन करने वाली भी चीज है, आप तोड़ के देखिए, छोटे छोटे स्प्रिंग को खींच के देखो, ज्यादा तकलीफ होगी, ज्यादा स्टिफ फील करोगे इन कंपैरिजन एक बड़े स्प्रिंग को खींचने में, ठीक है। तो कांस्टेंट कैसे है? ये एक फैक्ट है अबाउट अ स्प्रिंग, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि ये जो कटिंग ऑफ स्प्रिंग है इस पे क्वेश्चन आ सकता है।
वो बोल देगा 4 पार्ट में डिवाइड करते, तो ध्यान रखना लेंथ हर एक पार्ट की 1/4 हो जाएगी, बट स्प्रिंग कांस्टेंट 4 टाइम्स हो जाएगा. इज दैट ओके? यस मैम. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. बड़ी सिंपल सी ड्रिल है. आपके सामने पीवाईक्यूज आएंगे. ये मेरे पास एक बुक है, उसका मैंने स्निप डाला है, मैं आपको बुक दिखा देती हूँ, ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है. दिस इज द 35 NEET of MTG. I really like this book and I will solve this entire book in 11th and 12th. ठीक है? So we will do this. मैं अपने 11th में नीट के करे थे क्वेश्चन. नहीं, मैंने अपने टाइम में तो IIT के कर रहे थे ना, बट आप लोगों को तो नीट के कराने हैं, राइट? या तो हाँ, मैं बता रही थी कि सिंपल ड्रिल होगी. आई विल गिव यू द टाइम, आई विल लॉन्च द पोल, यू विल आंसर ओवर देयर ओनली. देयर इज नो एक्सेप्शन कि भाई हम माइक ऑन करके बता रहे हैं कि चैट ऑन करके बता रहे हैं, खुले में कोई आंसर नहीं बताएगा. मैम ये ऐसे ही कर दो ना, छोटा सा क्वेश्चन है क्योंकि. बड़ा सा सही, छोटा सा सही, कुछ भी सही, क्योंकि मैं उस आपके आंसर को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ ना, आप लोग क्या आंसर कर रहे हो. ठीक है? और एक और चीज, ऐसे जब कभी अपनी मम्मी तुम्हारी ऐसे नॉर्मली मार पीटने के माहौल में ना हो, तो जस्ट से यार कि फिजिक्स वैसे ही काफी टफ लगती है, इसलिए ना मैम कोशिश करते हैं कि वो ऐसे आराम से शांति से चली जाए, हंसते खेलते चली जाए. ठीक है? नहीं बट Yeah. फिर मार्क्स से ही आ जाते हैं ना, तो वो कुछ नहीं कहती. Oh, that is nice. और वो मेक पे But- ब्लेम करेंगी ना, उनके अकॉर्डिंग टीचर तो अच्छा ही पढ़ाते हैं. नहीं, बट स्टिल ऐसा होता है कि कई बार बहुत स्ट्रिक्ट क्लास हो जाती है, तो ना वैसे ही समझ नहीं आता, बहुत बोर होने लगता है, सर दर्द ज्यादा जल्दी होने लगता है. तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज लाइटर एज पॉसिबल. यस मैम मैं तो अपनी मम्मा को बताती है, मेरी मम्मा भी हंसती हैं, फिर भी इंटरेस्ट लेती है हमारी क्लास में. Why I really like. मैं भी स्कूल में कोई कॉन्सेप्ट बताती हूँ ना, तो ये चीज बताती हूँ, तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ यार फिजिक्स वाले मैम कूल तो है. मैं स्कूल में भी आपकी चर्चा करती हूँ, पता है. चर्चे. Yes, ma'am. चलो ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1. हाँ, तो हम आपको देखो, आप आंसर देखो. 18 वोट्स आई हैं. ऑप्शन ए को किसी ने लाइक नहीं किया, दैट्स कूल कि एटलीस्ट आपने एक ऑप्शन बिल्कुल ही हटा दिया है. बी, सी और डी इन पर है, जिसमें डी पर सबसे ज्यादा वोट है. चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 2 स्प्रिंग हैं जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 आपको दिया हुआ है और सीरीज में कनेक्ट किया है. यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं विच यू हैव टू रिमेंबर, कि एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हुई है, ऊपर से ऑब्वियसली आपका पीवाईक्यू है ही, और आपसे इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि आपसे इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं. तो मैंने आपको बताया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2. सिंस यहाँ पे सिर्फ दो अदरवाइज 3-4 होते हैं, तो आगे भी हम k3 k4 1 करके लिख लेते हैं. Okay, just solve it. K equivalent would be K1 K2 divided by K1 plus K2. यस मैम. And it is your option D. तो मुझे फिलहाल अच्छा लगा कि ज्यादा बच्चों ने ऑप्शन D लाइक किया. दैट इज गुड. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी पोल लॉन्च हो रहा है. 2003 का क्वेश्चन है एंड आई एम गोइंग टू लॉन्च द पोल. अभी समय हो रहा है 21:02. आप लोग 21:04 पे तक कर लो. अभी इनिशियली देखो मैं तुम्हें कुछ 2-2 मिनट दे रहा हूँ, जैसे जैसे तुम 12th की तरफ बढ़ते जाओगे ना, टाइम घटता जाएगा. एक वक्त आएगा जब 30 सेकंड दिए जाएंगे. The question is like this, कि we have the time. Okay, so I'm ending the poll and I'm showing you the result. Okay, let's discuss this question. So the question is like this, कि the time period of the mass suspended from a spring is T. If the spring is cut into 4 equal parts and the same mass is suspended from one of the parts, then the new time period will be. Okay. मुझे इसमें कुछ वो अभी देखना ही नहीं ना. टाइम पीरियड कैसे निकालते हो? T is equals to 2 pi under root m by I k. यहाँ पे k इक्विवेलेंट पुट कर दो ना, मतलब लाइक जैसे आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो L/4 और ये 4k हो जाएगा. यस मैम. मास तो आपने सेम ही मतलब हैंग किया है. ठीक है? Yes, ma'am. एंड
the time period will be. Okay, so if I'm calling this is t, so it would be t prime. k की जगह you will put 4k and यहाँ से आप 4 बाहर ले लीजिएगा 1/2 times of 2 pi root m by k, and this 2 pi m by k is t, right? So it would become t by 2. है ऑप्शन हमारे पास क्या है ये? ऑप्शन सी. चलिए अब आगे बढ़ते चलते हैं. टाइम आपको कम दे देते हैं, बोला कि आप कर सकते हो कम टाइम में. 2002 पे आ जाते हैं. मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा आपका दिमाग मांगता है. 21:06 हो रही है, 21:07 तक आप सॉल्व कर दीजिए. 1 मिनट दिया है अभी. ठीक है, आई एम लॉन्चिंग द पोल, उधर ही आंसर कीजिए सर. मैम एक बार पीछे वाला क्वेश्चन दिखाना. इतनी भयानक आवाज से कैसे बच्चा रुला दिया तुमने. ये रहा. ठीक है, सॉल्यूशन ये रहा. लेट्स ओके ओके चलिए. हम क्वेश्चन लिखना था. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. बहुत अजीब आंसर नहीं है इसका. मैम मेरे को ना क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, अरेंजमेंट कैसी है इसकी, पहले क्या बोल रहे हैं. क्या समस्या आ गई? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा. ठीक है, सो आई एम एंडिंग द पोल. आई गॉट 6 votes. ये विल चेक कि सही है कि गलत है. देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक मास है जिसको हमने 2 स्प्रिंग से हैंग किया हुआ है, K1 K2. एक एंड फिक्स्ड एंड से कनेक्टेड है और एक स्प्रिंग का दूसरा एंड मास से कनेक्टेड है, व्हिच मींस कि इट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि T1 T2 दोनों स्प्रिंग का इंडिविजुअल टाइम है. अगर हमने दोनों स्प्रिंग को एक इक्विवेलेंट से कनेक्ट कर दिया तो दैट स्प्रिंग हैज द टाइम पीरियड T0. ठीक है, बस आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करो ना. आप इन दोनों को केस 1 केस 2 बना के सॉल्व कर लो. केस फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से आपको T1 कितना दे रखा है बेटा? कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m by K1, राइट? और Yes. T2 आपके पास हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m by K2. ओके, इसको यहीं पे छोड़ दो. केस सेकंड पर आ जाओ. केस सेकंड के लिए T0 हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m by K इक्विवेलेंट, and that would be K1 plus K2, right? Yes, ma'am. Yes. तो ये हमारे पास आ गया. इसको मैं एक काम करूं, स्क्वायर कर दूं. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट T0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर m by K1 plus K2, राइट? यहां से आप इसको ऐसे सकते हो 1 by T0 स्क्वायर. इसको लिखने का सिर्फ पॉइंट ये था, हर चीज का आपको पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि K1 plus K2 by m. अब मैं इसको अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकती हूँ. और उसका पॉइंट ये था क्योंकि सारे ऑप्शन में आपको T1 T2 को कुछ ना कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ दिख रहा है ना. तो आई नीड टू सेपरेट इट ना. समझ में आया क्या बोला मैंने अभी? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 बाय T0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई का स्क्वायर और K1 बाय m प्लस 1 बाय 4 पाई का स्क्वायर K2 बाय m. अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो आपके पास आंसर आ चुका है. दिस इज 1 बाय T0 का स्क्वायर. क्या ये 1 बाय T1 का स्क्वायर नहीं होगा? क्या ये 1 बाय T2 का स्क्वायर नहीं होगा? देखो. Yes, ma'am. यस. अब आप इनको इस तरीके से भी सकते हो, T0 इनवर्स स्क्वायर, T1 इनवर्स स्क्वायर, T2 इनवर्स स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर.
right? Yes, ma'am. This is your answer. Option B. समझ में आ गया आप क्या कह रहे थे क्वेश्चन? एंड अगर आप आंसर देखो तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने गूगल लेंस यूज किया या नहीं, बिकॉज आई एम गोइंग टू बिलीव यू फॉर टाइम बीइंग, ठीक है, बट द मैक्सिमम वोट्स आर फॉर बी, which is nice if you are doing it by your own, you're not using any other mean. 2003 का एक लगाया था। अप्रिशिएटेड, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पाओ अगर आपको सही रास्ते पहुंचा दे हर बार, बट तुक्का तुक्का होता है, कई बार भिड़ता है, कई बार इतना तगड़ा भिड़ता है ना कि फिर रोना आता है, तो दैट्स कूल अगर अभी हो गया तो, बट आपको प्रोसीजर समझ में आएगा विच इज इंपॉर्टेंट, राइट? या सो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है. आई एम गोइंग टू लॉन्च द पोल, काइंडली आंसर ओवर देयर ओनली. एंड अभी समय हो रहा है 21:12. आप लोग 21:13 तक बता देना. मम्मी तुक्के वाला सीन मेरे साथ होता है, या ऑनलाइन क्लास में तो कई बार सही लग जाता है, बट टेस्ट में हमेशा ही गलत होता है. See, Tanishka is a live example for this. पता है दक्ष, तुम्हारे में दक्ष इस बार 31st को टेस्ट देने, मतलब जस्ट टाइप, क्योंकि रूही बोलती नहीं है. बताओ. अच्छा, नाउ यू आर ग्रूट. ये ग्रूट के नाम से भी तुम ही आ गए हो क्या? ये कौन सा नया भूत है? बेटा ये भूत नहीं है, ये बड़ा प्यारा सा एंटिटी है जो एक मूवी में आया था, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी करके, या मार्वल मूवी पूरा नेटवर्क है. वॉल्यूम से आयरन मैन. क्या है सान? वॉल्यूम्स में बटे पड़े हैं, गार्डियंस ऑफ हाँ, गैलेक्सी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3. एग्जैक्टली. यस यस यस. तो एक ग्रीन से छोटा सा प्लैनेट टाइप कुछ होता है वो, दैट इज ग्रूट. तो खैर रूही और या ग्रूट जो भी तुम में से दक्ष है, दक्ष मैं तुम्हारे लिए ना एक बिल्कुल ऐसे ओपनिंग लाइन सोच रखी है जब हम रूही लोग मेरी मिलेंगे. क्लास में. अच्छा, तो जब भी तो हो सकता है ग्रूट बन के वही आ गया हो, क्योंकि यूनिक नेम वही रखता है, उसके मैंने एक छोड़ रखा है. जब हम मिलेंगे आई वुड, एक्साइटमेंट मेरे को बताने का मन हो रहा है, बट ठीक है. तो आई एम एंडिंग द पोल ओवर हियर. आपने इस बार सारे ऑप्शन हम एक सेलेक्ट मिनट किए रुक हैं. जाओ, बेटा पोल एंड हो गया, सॉरी. नेक्स्ट टाइम जस्ट जल्दी जा ही करना. रही थी पोल. नहीं नहीं, तुम लोग एक्साइटेड हो रहे हो ना आईडी बनाने के लिए. ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे ऑफ 2h और s. ओके, बट पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बताना जरा एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन. मैम हाफ की Half is plus sin m square t plus 5. राइट? यस मैम. ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड बेटा, हाँ सॉरी. तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर y a/2 है तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है. लेट्स से u प्राइम है, आप यहाँ पे रख दो. ओके, एक बात बताओ, अगर एम्पलीट्यूड a होता तो क्या ये ऐसे नहीं आता, u इज इक्वल्स टू, मतलब एम्पलीट्यूड के लिए जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वो ये आती ना. इसको आप Yes, E भी बोल सकते हो क्योंकि टोटल एनर्जी इज कंजर्व. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लगातार एक दूसरे में कन्वर्ट होकर, अगर मैक्सिमम की मैं बात करूं तो वो टोटल एनर्जी ही है. तो क्या आपके सामने जो u प्राइम है वो E/4 नहीं है? yes मैम. Yes ma'am. Which means कि your answer is option C. इसी बात पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे. 2007 का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. एंड समय आपको दे देंगे अभी हम. आप लोग 5th क्वेश्चन कीजिए. पोल लॉन्च है, हो चुका है. अभी समय हो रहा है 2015. आप लोग 2016 तक बताइए. 2016 पे पोल बंद हो जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा. I guess my real name for a melody.
मतलब इसके अंदर हम तुक्का लगा सकते हैं। मेलोडी हमारी क्लास में कौन है बच्ची जिसका नाम सुरीला है, मतलब सुर से रिलेटेड है। रागिनी, अच्छा योर बॉय फिर तो दक्ष ही है। दक्ष का नाम, वो बस कंफ्यूज कर रहा है। और मैं क्यों तुम्हारे चीजें सॉल्व करूं, ऐसे पहेली पहेली खेल रहे हैं। मैम रुको, मैं ना पूछती हूँ अभी दक्ष से। क्वेश्चन 5th का टाइम ओवर होता है, ओके, एंड आई एम एंडिंग द पोल, कर दूं एंड? सिर्फ 4 वोट, सिर्फ 4, सिर्फ 4, मैम 2 सेकंड रुको। 1, अरे मैम 2 मिनट बस। 1.5, 1.45, हाँ मैम हो गया। Excuse me, ma'am. 2। मैम हाँ जी, दक्ष क्लास में ही नहीं है। Ma'am, can you keep your pace a little bit slow so that I can understand? Okay, but see, we are doing the PYQs, so Yeah, have you yeah, I revised know the that, intent? ma'am. Okay, ठीक है, I'll give you 1 more minute. चलो, so for this question number 5th, sorry, यहाँ पे we have the particle exiting simple harmonic motion which has a kinetic energy k naught cos square omega t. Okay, the maximum values of the potential energy and the total energy are, okay, पोटेंशियल एनर्जी और भाई इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, मतलब मैंने लिखा बेकार में ही है। एक बात बताओ, ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? के नॉट होगी ना, राइट? मैक्सिमम वैल्यू। अब जो मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की है वही पोटेंशियल एनर्जी की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी और Yes. वही टोटल एनर्जी भी होगी। ऑप्शन सी, के नॉट के नॉट। मैंने क्या बोला आपको कि भाई हमारे पास एक सिंपल चीज थी, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बोल रही हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है तो सिंपल सी बात है काइनेटिक एनर्जी 0 हो रही है और ये टोटल एनर्जी के बराबर हो जा रहा है। अगर मैं बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जा रही है और ये टोटल एनर्जी के बराबर हो रहा है। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक मैक्सिमम के बराबर है। सॉरी, ये भी चीज हमको पता है, तो आप समझ रहे हो ये सब चीजें बराबर हैं। इफ दिस इज के नॉट, दिस इज ऑल्सो के नॉट, दिस इज ऑल्सो के नॉट, तो इट्स योर ऑप्शन सी। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Let's solve this question. This is also a nice one, and it is from 2007. आपको निकालना है क्वेश्चन। आई थिंक विजिबल है, सही है, मार्क Yes. कीजिए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, इसलिए 21:19 हो रहा है। मैं आपको 21 तक दे रही हूँ, ठीक है? हम यस। इसके अंदर हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। Nope.
एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड जिस पर मास डी अटैच हो जाए पेन से। फिर क्या करें? हम हिंट वगैरह कुछ दे दो, क्योंकि Hint. स्प्रिंग के लास्ट तो दे ही नहीं रखी। एक कोशिश करो, ट्राई टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी मतलब फ्री बॉडी मतलब ट्राई टू इंडिकेट द फोर्सेस। तो एक्स की यहाँ पे- वैल्यू निकालनी है हमें। जिस पर डी अटैच हो जाए और वो मिनिमम वाला केस। तो आपको बस सिर्फ अगर आप फोर्स, एक बार फोर्स को मार्क करके देखो कि कितनी क्या क्या फोर्स लग रही है, और फिर देखना कि किस फोर्स की कम से कम वैल्यू पर डी अटैचमेंट होगा। ये एक हिंट है। टाइम तो वैसे हो गया है, सिंस क्वेश्चन इज नाइसर क्वेश्चन, तो आई एम गिविंग यू 1 more minute। 22 तक आंसर करो, बट आंसर करो और गूगल मत करना। मैम करती हूँ। मेरा आंसर अलग आ रहा था, मैंने फिर भी वोट कर दिया बिना ई ऑप्शन के। And that makes you the prime object for kinematics. You earned it throughout the session, right, मैम Tanishka? मेरा 20 सेंटीमीटर आ रहा है। And that is not in the option. तो आपने क्या मार्क किया? मैंने ए ऑप्शन कर दिया। मैम मैंने बी कर दिया। ठीक है, I have ended the poll. Let's solve this question. And you are right, तनिष्का, कि आपके तुक्के एग्जाम में लगे ना लगे यहाँ लगते हैं। It's 10 centimeter. Actually, अब इसका लॉजिक ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक बात बताओ, ये जो आपके पास, एक सेकंड, ये मास है, यहाँ पे स्प्रिंग है, एंड दिस इज द फिक्स कोर। आप एक बात बताओ कि इसमें कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? भाई ये mg लगेगा तो इसे कंप्रेस करेगा, ये अपनी नेचुरल लेंथ लाने की कोशिश करेगा तो ये ज्यादा ही नीचे लग गया, ये एक स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, राइट? ये जो स्प्रिंग फोर्स है यही तो इसकी रीस्टोरिंग फोर्स है। तो ये दोनों फोर्सेस का यहाँ पे काम हो रहा है। आपको पता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो -kx होती है। जस्ट फोकस ऑन द मैग्नीट्यूड राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि हमें वो पोजीशन पता है। अब मुझे चाहिए कि ये मिनिमम आ जाए, वो मिनिमम एम्पलीट्यूड जिस पर नॉर्मल पे तो होगा बेटा स्प्रिंग का रीस्टोरिंग फोर्स और mg का, ठीक है। पेन तो वहीं से स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना, पेन पे वो मूव कर रहा है, पेन से डी अटैच हो जाए, दैट इज द कॉन्सेप्ट, राइट? सो दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज इन द पिक्चर। आई वांट कि मिनिमम एम्पलीट्यूड मेरे को मिले। एक बात बताओ, अगर मैं इस मिनिमम को, लेट्स से दिस इज ए मिनिमम, बराबर रख दूं mg के, तो कहानी नहीं बन जाएगी? सिंपल निकाल लो, a मिनिमम इज इक्वल्स टू mg बाय k। m आपको दे रखा है 2 kg, g 10 होता है, k का वैल्यू 200 दिया हुआ है, इट इज 1/10 मीटर विच इज योर 10 सेंटीमीटर। तो दिस इज द मिनिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, एंड दैट इज योर आंसर, ऑप्शन ए। मैंने ऐसे ही निकाला था, बट मैंने 1/10 पे रख दिया था। हाँ, तो फोकस करो कि आपको ऑप्शन में क्या देगा। देखो 1/10 आ रहा है ना, तो कई बार क्या होता है ऑप्शन में 10 के अलावा कोई और ऑप्शन था भी नहीं जो 10 के आसपास हो, बिल्कुल लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, ये सब बोलेंगे तो एक अलग पॉइंट क्रिएट होता है। तो ट्राई टू मार्क द क्वेश्चन आंसर ना विच इज क्लोजेस्ट टू योर व्हाटएवर यू आर सॉल्विंग, उसके जो क्लोजेस्ट या नियरेस्ट है उसको मार्क करने की कोशिश किया करो, ज्यादातर सही होता है। चलिए लेट्स, अच्छा क्वेश्चन था ना, आप ही के नीट का पीवाईक्यू था। हम एक चीज फिर से बता दो कि नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं लिया हमने इसमें। बेटा क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप सिर्फ ये बता दो कि एम्पलीट्यूड मिनिमम क्या हो ऑसिलेशन का जिससे मास पेन से डी अटैच हो जाए। दिस इज दैट फ्लैट पेन, फ्लैट पेन कहीं नहीं जाने वाला, तो वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट। ये फोर्स की ऊपर नीचे स्प्रिंग फोर्स कराएगी ना, दैट रिस्टोरिंग फोर्स विल ट्राई टू मूव इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और उस अपवर्ड डायरेक्शन की वजह से ही डी अटैचमेंट हो पाएगा। देखो सिंपल सी बात है, रीस्टोरिंग फोर्स अगर ज्यादा होगा mg से तो ही डी अटैचमेंट पॉसिबल है।
समझ रहे हो? Yes. Let's come to question number 7 और ये 2017 का PYQ है. Question कह रहा है we have a spring of force constant K which is cut into lengths of ratio 1:2:3. They are connected in series and the new force constant is K prime. Then they are connected in parallel and force constant is K double prime. Then find the ratio of K prime to K double prime. ठीक है? K prime आपका सीरीज वाला है, K double prime आपका पैरेलल वाला है और एक ही स्प्रिंग को आपने 1:2:3 में करा है. उनके दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स आपने निकाले हैं. बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है. 21-26 हो रहा है. 21-28 तक बता दीजिए. अभी आप लोगों को टाइम चाहिए इसलिए मैं टाइम यहाँ पे ज्यादा दे रही हूँ. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. आई हैव लॉन्च्ड द पोल. काइंडली आंसर ओवर देयर. क्या निकालना है? जिन स्प्रिंग्स को आपने कट किया है उन स्प्रिंग को आपने एक बारी सीरीज में कनेक्ट किया, एक बारी पैरेलल में कनेक्ट किया. तो जो सीरीज का इक्विवेलेंट है स्प्रिंग कांस्टेंट आया और जो पैरेलल का आया उन दोनों का रेशियो निकालना है. इज दैट ओके? यस मैम. सीरीज रेशो पैरेलल करना है. क्या बेटा? मैम सीरीज रेशो पैरेलल करना है. यस. क्वेश्चन देखिए एक बारी. ओके मैम. यप. क्या बोल रहे हैं आप कि मैंने बहुत सारे पोल्स बना रखे हैं? यस प्रीति, आप लोगों से बात करते करते मैंने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 सारा बना दिया. यप. बट आपको लाइव तो एक ही शो रहा होगा ना? यस. यस. वेलकम प्रीति. अरे आप लोग आज लाइक लास्ट में क्लास के एंड में कैमरा ऑन करोगे? इफ यू आर ओके, इफ यू आर कंफर्टेबल, जिसका मन हो वो कर देना. और फिल्टर मत लगाना वो वाले तुम जिसमें पूरा तुम्हारा फेस लगाता है, ऐसे चल के दिखाते हो मेरे को, वो वाला नहीं. आई जस्ट वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट विद ऑल ऑफ यू ताकि मैं आपको पहचान पाऊँ ना. मैंने अगर आई एम गोइंग टू सी यू, इसमें तनिष्का बिल्कुल पहचान में नहीं आती, तो मैं चाहती हूँ आप लोग पहचान में आ जाओ. मैम मैं नहीं करूंगी, मेरे को ना कहीं जाना है क्लास के जस्ट बाद. तो मैम मैं जल्दी लीव कर दूंगी. oh, thank you for giving me the reason why I should buy a scale as my first task in the tomorrow morning. Thank you Tanishka, thank you. अब मैं नाम लिस्ट में भी नहीं, हाथ पे लिखूंगी कि buy a scale for Tanishka. You are so sweet. I know. See, मैम I'm not kidding. सिस्टर्स. क्या बेटा? नथिंग मैम. Okay, ठीक है. So I guess I should end the poll right now. And 13 votes. भाई तुम मुझे अगर 20 से ज्यादा वोट दे दोगे ना तो मतलब लाइक मुझे ऐसे लगेगा कि मैंने कोई इलेक्शन जीत लिया हो. कर ही नहीं रहे हो तुम वोट. मैं बता रही हूँ मैं स्किल खरीद लूंगी. 11 raised to 1 आ रहा था. फिर आपने देखा कि 11 एक ही जगह है तो वही मार्क कर देते हैं. यस मैम. Which is right. It's 1:11. अब चेक करो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है. यस.
आप बस एक चीज समझो, क्वेश्चन में हमें क्या कहा, हमने एक स्प्रिंग को 1:2:3 में डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। अब एक बात बताओ, 1:2:3 में अगर मैंने लेंथ को डिवाइड किया है तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या वो 1/2 1/3 नहीं हो जाएगा? यस मैम। सिंस इट्स अ रेशियो तो कोई कुछ भी मान लो, मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा दिया, 6 से मल्टीप्लाई सिर्फ इसलिए कराया ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए, तो फ्रैक्शन हट जाएगा तो ये कुछ ऐसा नहीं दिखने लगेगा। मैम मैंने ऐसे करा, जैसे कैपिटल एल के लिए के है तो फिर 1x के लिए कितना होगा, ऐसे करके कर दिया। ओके, मैंने रेशियो रेशियो में खेलना है। एक आपको यहाँ पे दे रखा है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक आपको दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट? अरे अरे स्ट्रेट लाइन आओ। ये ठीक है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1। सिंस यहाँ पे 3 पार्ट करे हैं आपने, तो आप k2 k3 तक पहुंच जाओ, ठीक है? जगह नहीं है, ज्यादा ही फैला दिया। ओके, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, भाई आप एलसीएम लोगे ना इन सबका, राइट? तो आप जब एलसीएम लोगे तो 6 ही आने वाला है एलसीएम 1। मतलब देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इस फ्रैक्शन वाली चीज में। फ्रैक्शन, एक काम करते हैं, फ्रैक्शन हाँ देखो, ये हो जाएगा 1/6 + 1/3 + 1/2, इन सबका एलसीएम 6 आ जाएगा। अब आप इसका जब मतलब वो करोगे, फर्दर आगे सॉल्व करोगे, तो ये आपको ये मिल जाएगा ना 1 + 2 + 3 विच इज 6/6 एंड दैट इज 1। तो यानी कि आपके पास सीरीज के लिए 1 आया के इक्विवेलेंट। अब आप सॉल्व करो पैरेलल के लिए, तो पैरेलल के लिए आपके पास हो जाएगा के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k1 + k2 + k3। आप जब ये सारी वैल्यूज पुट करोगे 6 + 3 + 2, तो ये 11 आ रहा है, यानी कि दिस इज योर के पैरेलल। अब इन्होंने बोला था कि सीरीज टू पैरेलल का आप रेशियो इनको दे दो, तो यानी कि k सीरीज बाय k पैरेलल विच इज 1/11, यानी कि योर 1:11, which is your option B, I guess. Yes. Is that okay? यस हाँ जी कोमल। मैम मैंने जो डायरेक्ट रेशियो दे रखा था ना 1:2:3, इसी में रख के सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले में निकाल दिया था। कोई इशू आंसर नहीं तो बेटा। सेम आया था मैम। हाँ देखो, मैंने ये ना ये चीज इसलिए करी ताकि वी कैन रिमूव द फ्रैक्शन। समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड ना टू डील विद द फ्रैक्शंस, सो इफ यू कैन रिमूव इट समहाउ, वी जस्ट डू दैट। That's why I use this procedure. Is that okay? यस मैम। तो let's come to question number 8। बस 10 क्वेश्चंस है, तो आप उतने रुक जाइएगा, ठीक है? क्वेश्चन 8 करते हैं। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2134 हो रहा है, 2136 तक कर दीजिए। आई एम लॉन्चिंग द पोल ओवर हियर। देखो अभी तो इतना टाइम ओके है, बट जब हम रिवीजन सेशन करेंगे ना, तो आई रियली वांट कि आप थोरली रिवाइज कर कर आओगे। वी विल जस्ट फोकस ऑन द एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, एंड टाइम इज गोइंग टू बी लिमिटेड ओवर देयर, इतना थोक में नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके मैम। या और ऐसा मत सोचना प्रीति कि आपने आज टाइम के लिए बोला इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। ये मेरा एक मतलब था कि मैं बहुत पहले से बोलना चाह रही थी। आई एम नॉट यू नो saying anything to you, like I really don't. It's okay, ma'am. Just fine. हाँ मतलब कभी आपको बुरा लग जाए, ऐसे होता है, मजे में कहते थे। मैम ऐसा मैं कुछ डरती नहीं बुरा हूँ। लग जाएगा। अरे दैट्स सो स्वीट। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि टेस्ट के लिए याद दिलाना टीचर को कि मैम आपने टेस्ट बोला था। तो लॉजिक कनेक्ट नहीं हो रहा मेरे को, बाद में करना। पोल लॉन्च कर दी क्या मैंने? जो हाँ 8th की पोल लॉन्च है। मैम इसके अंदर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगेगा ना? पता नहीं बेटा। तो मैम आप कौन से फॉर्मूला लगा के सॉल्व कराओगे?
मैं सोच रही हूँ कि ये चीज मैं आपको 21:36 पे बताऊं, तो टाइम हो चुका था, आई एम एंडिंग द पोल। मैम 2 मिनट। नो मैम अभी मैम आप ही करा दो। मैम मेरा पाई आया, पोल खत्म हो गया था इसलिए मैंने करा नहीं। मैम मैंने कर दिया। मेरा भी पाया है। खत्म नहीं मैंने हुआ, कर दिया। सृष्टि आंसर कर दो, लाइव है अभी भी। आपको कोई नॉइस तो नहीं आ रही ना बैकग्राउंड से? नो नो मैम। मैम। मैम इस बार कर दिया। That's cool, सृष्टि। So now I am ending the poll. आप लोगों ने इस बार बहुत कम वोट करी है, 8 वोट करी है। See, I am showing you the result. भाई तुम ऐसे करोगे तो मजा कैसे आएगा? एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स. Since we are talking about the omega, we are just dealing with the magnitude. So you can forget about this negative sign. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. Okay? अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि we have a pendulum which is hung from the roof of a sufficiently high building and it is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meter per second square. एक्सेलरेशन इन्होंने 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर. अब यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है ना कि 5 मीटर है क्या, इट्स एम्पलीट्यूड, इट इज इन बिटवीन और क्या, हमको नहीं पता. तो वी आर गोइंग टू टेक इट एज अ डिस्प्लेसमेंट कि एक्स का वैल्यू आपको 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है. टाइम पीरियड आपसे पूछा है, निकाल दो. फिर आप ऐसे रख सकते हो कि 20 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर into 5. Omega square is 4, which leads that omega would be 2 radian per second, right? If I have omega, I guess we have time period now. Right? तो आपने देखा अभी किसी भी क्वेश्चन में एक स्लाइड से ऊपर स्लाइड लगी नहीं है. मैम मैंने आपको दूसरे भी मेथड से करा था पर आंसर सेम है. दैट्स कूल. तो आप ना इजीएस्ट चूज करके इजीएस्ट की ही प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि हमको टाइम बचाना है. 21:38 अभी हो रहा है, 21:39 तक. अरे रुक जाओ. ये डैम्प्ड और फोर्स्ड है ना, एक बार मैं डैम्प्ड और फोर्स्ड आपको बता दूं. आपको स्लाइड दिख रही है? यस मैम. राइटिंग अच्छी है? यस मैम. ये मेरे लास्ट ईयर के लाइव नोट्स हैं. खैर मैं ऐसे बता रही थी जस्ट टू फ्लैश. यहाँ पे अच्छे थे. यहाँ पे हम 3 टाइप के ऑसिलेशंस की बात करेंगे, फ्री, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड. फ्री ऑसिलेशन वो है जो हम पढ़ते हैं, जो आइडियल ऑसिलेशंस हैं. देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं और उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं, तो वो अपने आप एक ऑसिलेटरी मोशन एग्जीक्यूट करता है. एक उसकी फ्रीक्वेंसी, तो दैट फ्रीक्वेंसी इज नेम्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है. वो उस ऑब्जेक्ट की, उस चीज की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. हमने सिर्फ उसको हल्का सा फोर्स लगा के इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा दिया बस. अब वो वापस उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा. मैक्सिमम वेलोसिटी मेन पोजीशन पे होने की वजह से मेन पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मेन को अचीव करेगा, फिर मेन पर मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से आगे चला जाएगा. समझ रहे हो? तो वो खुद से ही सारा काम कर लेगा. दैट इज योर फ्री ऑसिलेशन. और उसका फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा भी था. कोई दिक्कत किसी को स्लाइड पे? नो मैम. Let's come to the diagram of graph of this oscillation. तो ये वाला एक साइन का नॉर्मल ग्राफ है जो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डैम्प नहीं कर रहा, उसका एम्पलीट्यूड गिर नहीं रहा है, राइट. लेट्स कम टू द डैम्प्ड ऑसिलेशन. डैम्प्ड ऑसिलेशन एक ऐसा ऑसिलेशन है जो कि प्रैक्टिकल ऑसिलेशन है. आप किसी भी चीज को आप ऑसिलेट कर रहे हो, अगर आप फोर्स लगाना बंद कर दो तो वो अपने आप ऑसिलेशन डाई आउट हो जाएगा. ये सुनो. Yes ma'am. I am not suggesting you to learn the entire expression. बिल्कुल मत करो. सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि फोर्स, वेलोसिटी, ये जो बी लिखा हुआ है ना, दैट इज ड्रैग फोर्स. यानी कि एक फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट भी आ रही है. आपको इसमें से कुछ भी याद नहीं करना. ये मैं उस टाइम आईआईटी को पढ़ाती थी
तो ये आईआईटी वाले नोट्स हैं, हमको इतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है, हमको मेरा एग्जाम के लिए पढ़ना है। इस पॉइंट पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि kx इज योर रीस्टोरिंग फोर्स, ये हम सबको पता है। रीस्टोरिंग फोर्स इज दैट फोर्स विच इज ट्राइंग टू रीस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन और द मीन पोजीशन, वो स्टेट ऑफ बैलेंस रिस्टोर करने की कोशिश करता है, राइट। ये जो बीवी है वो है वेलोसिटी की अपोजिट एक ड्रैग फोर्स लग रहा है, राइट। आपको इसमें अगर ध्यान रखना है ना, तो आप ऐसे ध्यान रखना बेटा कि ये जो एम्पलीट्यूड दे रखा था ना आपको, एम्पलीट्यूड को आप ए नॉट ई की पावर माइनस बीटी करके याद कर लेना बस, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ घुसने की जरूरत नहीं है। बी आपका ड्रैग कोफिशिएंट है। इज दैट ओके? यस मैम। अभी एक डैम्पिंग ऑसिलेशन है, तो विद इन द टाइम इट डैम्प होगा। ये देखो इस तरह से उसका ऑसिलेशन डाई आउट हो रहा है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है। इज दैट ओके? यस मैम। यस। अब बात करते हैं फोर्स या मेंटेन्ड ऑसिलेशन की। अभी बिल्कुल ऐसा, सॉरी, अभी आप बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए जैसे कि आप लोग झूले पर बैठे हो और मैंने आपको फोर्स लगाना है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। अब एक तरीका क्या है कि आप जब आगे जा रहे हो तो मैं भी आपको आगे भेजूं, राइट। जब आप पीछे आ रहे हो तो मैं भी आपको पीछे खींच लूं, तो ये हो गया मैं और आप सिंक में हैं। बट अगर ऐसा हो कि आप आ रहे हो आगे और मैं अपना मुंह आगे कर दूं, तो मेरे मुंह पे लग जाएगी, है ना, बिकॉज हम सिंक में नहीं है। आप दूर जा रहे हो, आप आगे जा रहे हो, मैं पीछे जा रही हूँ, कोई सेंस बन रहा है? आप पास आ रहे हो, कोलिजन हो गया, डेंट पड़ गया इधर, हेड ऑन कोलिजन। हाँ, तो समझ रहे हो, तो वो चीज नहीं है। बेसिकली यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स भी है, यहाँ ड्रैग फोर्स भी है और यहाँ आपकी ड्राइविंग फोर्स भी है। अब देखो, एक था नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी होगा इस ड्राइविंग फोर्स का। तो अगर यही मैं बोल रही हूँ, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी झूले की फ्रीक्वेंसी और मेरा आपको धक्के मारने की फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाए, तो क्या मस्त हवा में जाओगे और क्या पीछे भी आओगे, है ना, मजा आएगा। हवा में जाओगे तो मतलब वापस आओगे यार, तुम डर रहे हो। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई आपसे इक्वेशन नहीं पूछेगा, बट कोई आपसे ये पूछेगा कि रेजोनेंस में क्या होता है। तो रेजोनेंस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। देखो यहाँ पे जैसे नीचे लिखा हुआ भी है कि ये जो x है a sin ओमेगा dt प्लस फाई हो जाता है। एक दो बातों पे डिपेंड करता है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे और एक ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी पे। इज दैट ओके? यस मैम। एंड एक खूबसूरत सा डायग्राम है, और ये डायग्राम आपको ये बता रहा है कि अगर आप ओमेगा डी यानी कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट को बराबर कर दे तो रेजोनेंस मिलता है। अगर आप इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कर दो ड्राइविंग की नेचुरल से, तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड टेंड्स टू इंफिनिटी पहुंच जाएगा अगर कोई ड्रैग फोर्स नहीं है। ये जो ऑरेंज वाला ग्राफ दिख रहा है ना आपको, इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट केस। देखो एम्पलीट्यूड इंफिनिटी होते जा रहा है ना। यस मैम। ब्लू वाला केस आपको दिखा रहा है रेजोनेंस, और ये जो ग्रीन वाला दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि अगर ड्राइविंग फोर्स कम हो नेचुरल फोर्स से, ठीक है, इफ डैम्पिंग फोर्स इज ग्रेटर देन स्मॉल एम्पलीट्यूड, तो आपको ऐसा कुछ एक कर्व दिखेगा। कुल मिलाकर अगेन कर्व आपसे कोई नहीं पूछेगा। एक बात ध्यान रखना कि जितना ये पीक जो है, ये आपको जितना ये वाला चीज है, ये जितना पतला होगा, ये जितना हाइट पे होगा, उतना बढ़िया आपको रेजोनेंस मिलेगा। जितना स्प्रेड कम होगा यानी कि नैरोअर होगा, और जितना हाई होगा, पीक होगा, आपको अच्छा ऑसिलेशन, अच्छा रेजोनेंस देखने मिलेगा। इज दैट ओके? यस मैम। और आपको ना देखो, यही जो ऑब्जर्वेशन है यही इस बात को बताती है कि जब आप देखते हो ना कभी बाहर डीजे वगैरह बज रहा हो तो आपके घर की खिड़कियां वाइब्रेट करती हैं, तो ऐसा होता है कि किसी एक पॉइंट पे वो वाली फ्रीक्वेंसी ग्लास की फ्रीक्वेंसी से मिल जाती है। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, जब भी मिल जाती है तो वो बीट आपको इसमें भी सुनाई देती है, राइट। तो अब आ जाइए क्वेश्चन 9 पे। अब आप प्रिपेयर्ड हो 9th और 10th के लिए। क्वेश्चन 9 2003 में पूछा गया है कि इन केस ऑफ अ फोर्स्ड वाइब्रेशन यानी कि मेंटेन वाले में द रेजोनेंस पीक बिकम वेरी शार्प व्हेन द, बताइए। अभी अभी आपको ग्राफ बताया था, एबीसीडी में से क्या होगा? मैम मेरे इधर गाने बज रहे हैं। गाने बज रहे हैं।
तो आप फील भी कर पा रहे होगे रेजोनेंस। मैम यस मैम। हाँ मैम मैं जैसे पोल कि दे रही हूँ, एक मिनट रुक जाओ, पोल दे रही हूँ। पोल इज लॉन्च्ड, आंसर ओवर देयर। ये तो घर के पास मैरिज हॉल है, मैं तो रोज रेजोनेंस फील करती हूँ। मेरे को मम्मी याद, मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ, तो शी इज लाइक कि निकल, नहीं पढ़ती वो। मैम मैम ये जैसे जो कि ड्रैग फोर्स है ये एज अ रेजिस्ट फोर्स काम करता है। यस, ये वेलोसिटी को अपोज करता है, माइनस बीवी है, राइट। मैम एक ना कार गई थी तो ना उसके अंदर बहुत तेज सॉन्ग्स हो रहे थे, तो जब मैं बेड पर बैठी हुई थी ना तो वो बेड भी वाइब्रेट हो रहा था। ऐसा क्यों, मतलब हमें इतनी ज्यादा वाइब्रेशन क्यों सुनाई दे रही थी उसकी? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, आई जस्ट टोल्ड यू। जब भी किसी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट का मतलब फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी, दे विल शो द रेजोनेंस, दे विल ऑलवेज शो द रेजोनेंस। तो मैम फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा मिल गई कि सच में अंदर तक इतनी ज्यादा Yes, वाइब्रेशन। it can, and that is the live example of that particular thing. ठीक है, so I'm ending the poll over here, and I guess आप लोगों को फील आया होगा कि जितना डैम्पिंग फोर्स स्मॉल होगा उतना नैरोअर और हायर पीक आपको मिलने वाला है, और उतना अच्छा आपको रेजोनेंस मिलेगा। ठीक है, तो डैम्पिंग फोर्स इज द आंसर। देन यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 10th ओवर हियर। लास्ट क्वेश्चन काफी पुराना है, समझ रहे हो, हम लोग थे भी नहीं उतना पुराना। तो आप लोग आंसर कीजिएगा। 2147 हो रहा है बेटा, 2148 तक बता दीजिएगा। पोल आपके सामने आ रहा है। मैम ये लास्ट क्वेश्चन है ना? हाँ जी बेटा, और कल से हम अपन चलो बात करेंगे उसके। यस, एंड द क्वेश्चन इज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके कोमल, बट मैं तो थी, मुझे यहीं पे फील आता है कि मैं नहीं थी। मैम आपका तो 1999 का है ना? या देखो मेरे को याद है। दैट्स गुड, पूरी डेट बताना। मैम जनवरी यस, 20 क्या? जनवरी, तनिष्का फॉरगेट माय बर्थडे। 18 जनवरी है ना? नहीं मैम यस, 20। सृष्टि ने बता दिया। देखो मैंने तनिष्का ये ऐड मेरे की को कर। चॉकलेट मिलेगी ना? तो मैम 24 को फिर शायद खुशबू मैम का होगा। पोल बेटा लॉन्च्ड है ना, आपको दिख रहा है? ओके ज्योति, आई विल रिमेम्बर दैट। मैम सॉरी। बेटा इसीलिए 12th वाले बच्चे मुझे पिछले कई महीनों से हर रोज विश करते हैं, हर रोज। मैम अब मुझे चॉकलेट मिलेगी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिख लेती हूँ। सृष्टि earned a chocolate since she remembered my birthday. ठीक है बेटा। मैम मेरे को ये मैम याद कोई था नहीं, मैं पर करिश्मा के साथ शेयर कर लूंगी। सृष्टि will get a scale too. चलिए, सो तुमने मेरा हाथ चढ़ा दिया, पहली बात तो देखो पूरा हाथ ऐसे दिख रहा है, तुमको दिख रहा है, दिख रहा है। मैम हमने नहीं करा, आपने करा है। I am ending the poll over here. Okay, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि a particle with restoring force proportional to displacement and resisting force proportional to velocity, la la la. If the amplitude of the maximum particle is maximum for omega is equals to omega 1, and the energy of the particle is maximum for omega is equals to omega 2. Omega naught is the natural frequency of the oscillation of the particle. देखो इन्होंने बोला एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम, एनर्जी भी मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड और एनर्जी मैक्सिमम तभी होगा जब रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो जहां फ्रीक्वेंसी सेम लग रही है मॉडोटेक। समझ में आया? लिख देते हैं इस बात को। एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन रेजोनेंस अकर्स। मैम यहाँ से कितने बच्चों का ठीक था? ओके, आई एम शोइंग यू द रिजल्ट, आप खुद बता दीजिए। तो आप रुकिए जरा, अभी यहाँ पे आपको रिजल्ट देखो दिख गया होगा बेटा, चेक कर लेना। द टिप्स एंड रिसोर्सेज फॉर दिस वन इज कि आप बाइंड, ओहो चलो मैं तो किसी और का, रुक जाओ एक मिनट, लेट मी चेंज इट। ये तो मैदान में घुसते ही मुंह के बल गिरना हो गया।
मैम इस क्वेश्चन को तो सच में इक्वली वोट्स मिले हैं, मतलब देखा जाए तो। मैम राइट ऑप्शन को सिर्फ एक ही वर्ड मैम पड़ा है। एक ही और बच्चे ने दिया है सही ऑप्शन। वही तो मैम वो देखिए, अनोखा बच्चा कौन है? पता मैं नहीं, भी वो जानना मेरी चाहती अभी हूँ। गूगल शीट बताएगी। सो द टिप एंड रिसोर्स फॉर दिस चैप्टर इज कि आप तो एक फॉर्मूला शीट जरूर बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूलाज यहाँ पे काफी हैं, केसेस काफी हैं। आप डिपेंडेंसी याद रखोगे। डिपेंडेंसी से मेरा मतलब है आपको पता होना चाहिए कि जैसे टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा के बीच क्या रिलेशन है, एम के बीच क्या रिलेशन आ रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या चीजें चल रही हैं। आप एक स्प्रिंग और एक पेंडुलम, इन दोनों पर अच्छा खासा ध्यान रखोगे। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। बाकी बिटली लिंक है आपके पास, आप एक्सप्लोर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में अपन वेव्स पढ़ेंगे, आपके लिए प्री वर्क है वेव्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि वेव्स की डेफिनेशन क्या होती है, राइट, वेव्स क्या है, वेव्स की कितनी क्राइटेरियाज हैं, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितने क्लासिफिकेशंस हैं, ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं आज चाहती हूँ कि आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव के बीच का बेसिक डिफरेंस पता हो, ठीक है? So that's it. Thank you so much for being so nice. आपका टाइम उतना ऊपर हो गया, फिर भी आप रुके हुए, it really means a lot. And just complete the ritual then. बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। Bye, Good night. Good night, beta. Bye bye. You want rocket fruit? I'll give you. हमारे घर के पीछे पड़ा है, जहाँ पे सबमरीन थे।